ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने टैली में कुछ नया भी सीखने जा रहे हैं और एक पिछला जो इश्यूज है उसको भी सॉल्व कर दें। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने लास्ट डे एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें कि हम लोगों ने बच्चों की फीस रिसिप्ट ली थी। ठीक है, मैं देख लेता हूं। और वो स्कूल का प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था डॉक्टर वीएस एजुकेशन। ठीक है, और इस पर हम लोगों ने बच्चों की फीसेस की रिसिप्ट तैयार की थी। आप लोगों को ये रहे बच्चों की फीस। अब हम लोगों के बाउचर्स जो रिसिप्ट में आते थे, इसमें मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड की F12 दबाइएगा और कॉस्ट सेंटर यस कर दीजिएगा तो आपका ये रिसिप्ट दिखेगी। इनफैक्ट जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय भी अगर आप प्रीव्यू देखें तो आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे। ये कैसे सेट करेंगे? बहुत आसान है। आप लोगों को जब भी प्रिंट निकालना होता है तो आप जब प्रिंट बटन दबाते हैं तो प्रिंट करने के पहले प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। यहां पर आप F12 में कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिएगा, कॉन्फ़िगर की सेटिंग्स आ जाएंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रिंटर इंस्टॉल हो तभी उसकी सेटिंग्स प्रॉपर होती है। आप लोगों का अब प्रिंटर सेटिंग्स में पूछता है आपको टॉप का लेफ्ट का मार्जिन कितना चाहिए। इसी में देखिए कि यहाँ पे दिया है कि क्या कॉस्ट सेंटर भी प्रिंट हो, यस कर दीजिएगा ये ऑप्शन। अब जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर देखिए मंगू और उसकी टोटल फीस कितने कितने हेड में गई है। इस तरीके से पूरा रिसिप्ट दिखा रहा है। क्लियर हो गया? तो अगर आपका प्रिंट में ना निकले तो आपको समझ आ गया कैसे करना है। प्रिंट पे जाइए, यहां पे कॉन्फ़िगर करिए प्रिंटर को, प्रिंटर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिए और कॉस्ट सेंटर्स यहां से यस करा दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली आपको प्रिंट में दिखाई देगा। तो ये जरूरी है। और किसी के कोई डाउट्स हैं इसको छोड़कर? और बताइए क्या डाउट्स है तो मैं आपको और क्लियर कर दूं। अपने नाम आप लोग अपना हाथ रेज करिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। और क्या कोई किसी के कोई डाउट है? कोई इश्यूज? नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर कंपनी में मिलेगा ही मिलेगा। शिवम वर्मा, बताइए क्या डाउट है आपका? सर, अगर ये प्रिंट का ऑप्शन अगर दूसरे विंडो में जा रहा हो तो क्या करना चाहिए इस बेस पे? तो आपको सेटिंग्स सेट करनी पड़ेंगी। आपका A4 साइज का पेज है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर सारा अभी प्रिंटर सेटिंग्स जब बताएंगे तो यहाँ पे दिया रहता है। तो ये आप लोग पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट, देखिए मेरे इसमें यहाँ पर दिखा रहा होगा कि ये प्रिंटर यहाँ पर मेरा वाला ये इंस्टॉल है, पेपर का साइज A4 है। तो प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर कोई इंस्टॉल नहीं है प्रिंटर तो सेटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। प्रिंटर अगर नहीं भी इंस्टॉल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कंट्रोल पैनल खोल लीजिए और कंट्रोल पैनल में यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रिंटर्स, और वहां जाकर आप लोग एक डिफॉल्ट प्रिंटर सेट कर लीजिए। देखिए डिवाइस एंड प्रिंटर पे आ गए। यहां पर मेरे वाले में HP का प्रिंटर लगा है। आप में अगर कोई प्रिंटर नहीं है तो ऐड प्रिंटर पे चले जाइए और यहां से आपको प्रिंटर सर्च करेगा। नहीं सर्च कर रहा क्योंकि आपके सिस्टम पे कोई प्रिंटर इंस्टॉल है नहीं, तो सर्च में कुछ नहीं आएगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे प्रिंटर दैट आई वाजंट इन द स्पीड, और इसके बाद यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक प्रिंटर इंस्टॉल कर लीजिएगा डिफॉल्ट कोई। तब आपको ये आसानी होगी प्रिंटर की सेटिंग्स करने में। उसके बाद है भानु, भानु राम, बताइए भानु, अपने स्क्रीन को ऑन करिए। हाँ भानु। हाँ सर, आज हम लेजर बना रहे थे। हमारा सिंगल लेजर बन नहीं रहा है, मल्टीपल लेजर पे हो रहा है, लेकिन सिंगल लेजर पे नाम ही नहीं लिख पा रहा है। ओपनिंग बैलेंस दिखाई लिखने के लिए आ रहा है, नाम पर क्लिक ही नहीं हो रहा है। सिंगल लेजर पे आप यहाँ से क्रिएट गए और इधर पे हाँ नेम पे क्रेडिट। कर्सर नहीं आ रहा आपका? हाँ सर, ये ओपनिंग बैलेंस जो नीचे नहीं थे, यहाँ आ रहा हाँ, है कर्सर डायरेक्ट। ऊपर नहीं आ रहा कर्सर, तो टैली का कोई इशू हाँ। हो गया क्या? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? अभी सिस्टम पर हैं? नहीं सर, इस समय तो सिस्टम पर हम नहीं है। अच्छा, तो आप मेरे को ना उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ये आपका टैली का कोई इशू आ गया है। कर्सर यहाँ बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। कहीं आप डिस्प्ले पे तो नहीं थे? नहीं सर, डिस्प्ले पर भी नहीं थे। डिस्प्ले पे तो कर्सर वैसे भी नहीं आएगा, क्रिएट और ऑल्टर हाँ पे जैसे आएगा। सर, हमारे काम मल्टीपल लेजर पर कर रहे हैं तो मल्टीपल लेजर हो रहा है, लेकिन सिंगल लेजर पर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? वो आपका टैली का कोई इशू हो गया। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि क्रिएट पे जाएंगे तो खाते का नाम तो लिखने के लिए कर्सर होगा ही होगा वहां पर। तो
तो ये लेकिन सर हाँ कोई इश्यूज है, इसलिए आप या तो नेक्स्ट टाइम आप सिस्टम पे बैठिएगा तो मैं यहाँ से रिमोटली देख लूंगा कि उस सिस्टम में क्या इश्यूज आ रहा है, या तो स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ठीक है। हिमांशु, हिमांशु का क्या क्वेश्चन है? हिमांशु बताइए। हिमांशु अपना स्पीकर ऑन कर ले। सर जब ESC से टैली में हम पीछे आते हैं तो मेरे सिस्टम पे एक आवाज आती है, तो वो सभी ये के सेटिंग आएगी, से वो ठीक है, बाय डिफॉल्ट आवाज होती है, सिस्टम में एक पीप साउंड देता है। आप किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो टेली आपको एक इंटरनल स्पीकर का पीप साउंड देता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सही है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे इसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस में इसका होता ही होता है काम, और बैंक रिकंसिलेशन हर महीने के आखिरी में जरूर कराया जाता है। किसी को कुछ आइडिया है क्या होता है बैंक रिकंसिलेशन? कोई जानता है इसके बारे में? किसी ने सुना है बैंक रिकंसिलेशन? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। ठीक, आप सभी के पास बैंक अकाउंट्स तो होंगे ही होंगे, जानते भी होंगे। आपके घर में बैंक की पासबुक भी होगी। तो बैंक की पासबुक अगर आप गौर करें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती होगी। ये रही, ये तो खैर मैंने स्टेट बैंक का स्टेटमेंट निकाल रखा है, मैं आपको नॉर्मली दिखाता हूं। आपके घर में बैंक की पासबुक होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं बैंक पासबुक, तो आपको एक इमेज दिखेगी कि इस तरह की बैंक की पासबुक्स होती हैं। आप लोग बता सकते हैं बैंक की पासबुक्स में क्या क्या एंट्री लिखी होती है, क्या क्या कॉलम बने होते हैं? किसी को आइडिया? बैंक की पासबुक में क्या क्या कॉलम्स होते होंगे? विड्रॉल, डिपॉजिट, स्टेटमेंट और क्रेडिट करके लिखा। पासबुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है पहले तो डेट, किस डेट का ट्रांजैक्शन है। उसके बाद सेकंड होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है पैसा आया गया तो कहां से, किसके द्वारा, कोई एटीएम है कि चेक है, क्या है। फिर डिपॉजिट एंड विड्रॉल एंड बैलेंस, ये ऑप्शन सभी के पासबुक में मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी बैंक में हो। अब आप लोग पासबुक का जब प्रिंट निकाल लेते हैं, अच्छा मेरे को बताइए, क्या आप लोगों को पासबुक में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिस डेट को होते हैं, क्या वो ट्रांजैक्शंस हमारे टैली के ट्रांजैक्शन से सेम मैच करने चाहिए या अलग होने चाहिए? पर सेम मैच करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हिमांशु ने मुझे फीस दे दी, ठीक है। एक तरीका तो था कि हिमांशु मेरे पास आके कैश फीस दे देता तो मैं कैश रख लेता। हिमांशु ने मुझे फीस दी, लेकिन वो फीस जो है वो चेक के फॉर्म में दी। मैं दिखाता हूं आप लोगों को कैसे। एक चेक ले लेते हैं, कोई भी बैंक चेक, और ये मान लीजिए बैंक चेक है स्टेट बैंक का, ठीक है। अब हिमांशु का स्टेट बैंक में अकाउंट है, हिमांशु ने मेरे पास फीस दे दी। भाई उसको फीस, टेली कोर्स पढ़ रहा है, उसने फीस दे दी। उसने कहा क्या किया, 1 दिसंबर को एडमिशन लिया तो 1 दिसंबर का उसने चेक काटा। मेरे इंस्टीट्यूट के नाम पे अकाउंट है तो मेरे इंस्टीट्यूट के नाम से उसने फीस डिपॉजिट कर दी, मान लीजिए 1000 रुपीज। हिमांशु ने अपना साइन किया और यहां सब लिख दिया 1000। ऐसे ही तो मेरे को फीस देगा वो। ये चेक उसने मेरे को जमा कर दिया। अब उसके हिसाब से तो ये एंट्री 1 तारीख को फीस पे हो गई है। मेरे को बताइए हिमांशु अपने घर पे एंट्री चढ़ाएगा तो ये कौन सा वाउचर है हिमांशु के लिए? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर है। हिमांशु ने अपने घर में एंट्री चढ़ाई, हिमांशु ने आईसीई या फिर ट्यूशन फीस पे की, उसके लिए पेमेंट वाउचर है। अब मैं अपना अकाउंट खोलता हूं, मेरे पास इस तरीके से बच्चों की बहुत सारी फीसेस इकट्ठा हुई। किसी ने 1 तारीख को दी, 2 तारीख को। मैंने ये सारी फीसेस के जो चेक इकट्ठा हुए हैं ये अपने यहाँ रखने शुरू किए। मुझे बताइए चेक की वैलिडिटी कितने दिन की होती है? 3 मंथ्स। 3 मंथ सर। कभी भी मुझे चेक मिलेगा तो मैं तुरंत लाकर 1 तारीख का चेक 1 ही तारीख को जमा करूं, ऐसा कोई रूल थोड़ी है। मैं इकट्ठा कर लिया, फिर आई 10 तारीख, मैं 10 दिसंबर को गया और फिर मैंने ये पूरे के पूरे जो चेक थे उठाकर अपने बैंक में जमा कर दिए। ठीक, क्या 1 से लेके 10 तारीख तक हिमांशु के खाते से 1000 रुपए निकले होंगे? नहीं सर।
नहीं जो आप निकले ना, डिपॉजिट करेंगे check क्योंकि करके। हिमांशु ने तो एंट्री चढ़ा दी अपनी टैली में 1 तारीख को 1000 की पेमेंट, लेकिन जब वो बैंक से अपनी चेकबुक निकलवाएगा तो उसमें देखेगा 1 तारीख की 1000 की पेमेंट हुई नहीं, उसके बैंक में ये एंट्री दिखाएगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि मैंने जिसने जिसने जिसको पेमेंट की, यानी कि उसने मुझे जब पेमेंट की तो मैंने वो एंट्री 10 तारीख को जाके जमा की है, वो चेक 10 को लगाया, तो उसके बैंक से 10 को निकलेगा ना पैसा, अगर वो उसी डेट का हो या उसी बैंक का हो। कभी कभार डिफरेंट बैंक होते हैं तो क्लियरेंस होने में 2 से 3 दिन लग जाता है, अदर सिटीज का होगा तो 7 दिन लग जाएंगे। तो जब बैंक की एंट्री हिमांशु ने जाकर अपने बैंक की स्टेटमेंट पासबुक में प्रिंट कराई, उसने जाकर चेक किया कि उसके बैंक से पैसा 10 तारीख को निकला है, टैली में चेक किया तो टैली में एंट्री 1 तारीख की बनी हुई है। और ये क्यों डिफरेंस हुआ आपको समझ आ गया? क्योंकि जिसको चेक दिया हिमांशु ने उस दिन उसने वो उस डेट चढ़ाई। अब ये डिफरेंसेस आने लगे, डेट का अंतर आने लगा, और ये डेट का अंतर कभी कभार बड़ा दिक्कत करता है। दिक्कत इस हिसाब से करता है, हिमांशु ने जाके पूरा स्टेटमेंट निकाला, उसको पता चला कि उसके खाते में जो एंट्री में, यानी कि बैंक के खाते में 1,70,000 रुपए होना चाहिए, तो उसने स्टेट बैंक से निकाला तो उसने स्टेट बैंक में देखा 1,70,000 रुपए। लेकिन जब हिमांशु अपनी टैली खोलता है तो टैली में उसे 1,90,000 दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं टैली में 90,000 रुपए? क्योंकि डेट का फर्क आ गया। हिमांशु को जो चेक्स मिले और जो उसने पैसा पेमेंट किया वो सेम एग्जैक्ट उसी डेट को उसी मंथ में हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा दिक्कत होती है, इसीलिए बनाया गया है बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन एक ऐसी रिपोर्ट है, ऐसा तरीका है जिसके द्वारा व्हेन यू इशू चेक टू एनी पार्टी, जब आप किसी पार्टी को चेक इशू करते हैं, इट इज नॉट डेबिटेड इन द बैंक बुक्स ऑन द सेम डेट, उसी डेट को पैसा बैंक की बुक्स में नहीं चढ़ता है। योर क्रेडिट बैंक लेजर इज नॉर्मली नॉट क्रेडिट बाय द बैंकर ऑन द सेम डेट। वैसे ही जब किसी ने आपको चेक दिया तो आपकी भी एंट्री, आपने तो आज जाकर अपनी टैली में चढ़ा लिया कि मुझे 5 तारीख को पैसा का चेक मिला, आपने जाके 5 तारीख को भी बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन बैंक उसको पूरा करने में 2 दिन ले लिया, तो बैंक में वो पैसा 7 तारीख को चढ़ा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो रिकंसिलेशन इस चीज का सॉल्यूशन है। रिकंसिलेशन आपको हर महीने के डेट वाइज चढ़ाना पड़ता है। हर कंपनी जैसे ही महीना खत्म होता है आखिरी डेट को या अगले महीने की 1 तारीख को पूरा रिकंसिलेशन रिपोर्ट तैयार करती है, और उस रिकंसिलेशन रिपोर्ट में ये चीज मेंशन की जाती है कि बैंक की एंट्री और हिमांशु ने जो एग्जैक्ट कौन सी डेट को पैसे दिए थे, दोनों डेटें कौन कौन सी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे गौर से देखिए, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गौर से देखिए, हमारी कंपनी ने 2 तारीख को, ये ट्रांजैक्शन डेट का मतलब हो गया टैली की डेट, ठीक, और ये डेट जो है ये बैंक की है। तो हमारी कंपनी ने 1200 रुपए बैंक से निकाले हैं और दिए किसको हैं? टेलीफोन की पेमेंट की है। तो हमने तो 2 अप्रैल को पेमेंट कर दिए, लेकिन जब बैंक में जाके चेकबुक या बैंक की स्टेटमेंट निकलवाई गई तो उसमें 4 तारीख को ये एंट्री मिली। तो दोनों डेट्स अलग अलग है, एंट्री सेम है, तो इन दोनों डेट्स का मिलान करना बहुत जरूरी है, और ये काम हमारे लिए बैंक रिकंसिलेशन करता है। तो आपको पता चला बैंक रिकंसिलेशन क्या है, सभी को आइडिया लगा? बैंक रिकंसिलेशन एक ऐसा मेथड है जिससे ट्रांजैक्शन डेट और बैंक डेट, टैली की डेट और बैंक डेट्स जो कि अलग अलग डेट्स हैं, उनका मिलान किया जाता है, ताकि पता चले कि अच्छा जो बैंक में हमने 1200 की एंट्री की थी 2 तारीख को, टैली में वो एंट्री 4 तारीख को हमारी पासबुक में है। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूं। अब इसमें हमें 2 चीजें सीखने को मिलेंगी। पहली चीज कि आप लोग पासबुक देखकर एंट्री कैसे चढ़ाएंगे, दूसरी चीज हम लोगों को रिकंसिलेशन कैसे मिलेगा। तो जब आप किसी काम करेंगे किसी कंपनी में, तो हो सकता है कंपनी वाला आपको बोले कि ये रही आपकी सारी की सारी चेक्स की एंट्रीज, ठीक, आपको बैठ के इस एंट्री को कंप्यूटर पे चढ़ाना है, ठीक है भाई। एक डेट्स ये पड़ी हुई हैं। अब इन डेट्स को ध्यान से देखिएगा, मैं इसी के अकॉर्डिंगली एंट्रियां चढ़ाने वाला हूं। आपकी सुविधा के लिए ये जहां जहां 2017 लिखा है
आप लोग उसे 2020 कर लीजिएगा, तो हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी इसी फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि जिस बुक से मैंने ये स्कैन किया था उस बुक में बहुत पुरानी एंट्रीज थी। तो आप लोग 2020 में काम करेंगे। ये 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच की सारी एंट्रीज हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग टैली में जो एंट्री चढ़ाएंगे वो ये वाली चढ़ाएंगे, और जब रिकंसिलेशन वाली बात आएगी तो हम लोग ये एंट्री चढ़ाएंगे, वो बात की बात है। अब एक एक करके शुरू करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे पूरा बनेगा। तो मैं अपनी एक नई कंपनी बना लेता हूं। मैंने यहां पर एक कंपनी बना ली। नहीं क्या अपने में डाउनलोड कर लो। कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहां पर, मान लीजिए कैलाश मोटर्स, ठीक है। कैलाश मोटर्स के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली। ओके, सारी चीजें पुरानी वाली। F11 के फीचर्स हमें नहीं चाहिए तो हम लोगों ने सब जाके नो कर दिए। इसमें कोई कॉस्ट सेंटर यूज नहीं हो रहा। सर एक चीज बता दीजिए, इसमें लोकेशन कैसे ऑफ करी जाती है? लोकेशन वही है गोडाउन वाली, ये रही मल्टीपल लोकेशन, यहाँ से ऑफ कर दीजिए। सर मेरे में ये ऑप्शन ले नहीं रहा सर, वो यस ही वो दिखा रहा आपने है इसमें। गोडाउन बना लिया होगा ना, अगर आपने वो फीचर यूज कर लिया है। जैसे अगर मान लीजिए आपने कंपनी में कॉस्ट सेंटर बना रखा है और बनाने के बाद आप कॉस्ट सेंटर नो करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए सर नया वो करना पड़ेगा, नया या वो तो नया कंपनी create बना करनी लीजिए, पड़ेगी। और दूसरा या तो फिर आप लोग पहले गोडाउन में जाकर यहाँ से पुराने गोडाउन ऑल्ट डी से डिलीट मारिए और उसके बाद फिर आप उसको करिए। ओके सर। ओके, चलिए अब फिर हमारे पास आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने कंपनी बना ली। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारी कंपनी का ये स्टेट बैंक है। ओके, स्टेट बैंक में हमारे पास ओपनिंग में इतना पैसा पड़ा हुआ है 24-34 रुपए। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसी से। तो मैंने सबसे पहले एक लेजर बना लिया अपनी कंपनी का, स्टेट बैंक का। ये है हमारा बैंक अकाउंट। यहाँ अकाउंट नंबर पूछ रहा है, हमने डाल दिया अपनी कंपनी का अकाउंट नंबर। IFSC कोड पूछ रहा है, सो हमने डाल दिया। ब्रांच पूछ रहा है, मैंने एक ब्रांच लिख दी। चेकबुक आपने है, ठीक है। चेकबुक नंबर कहाँ से है, यहां से शुरू होते हैं। मेरे को जो चेकबुक मिली और उस पे क्या लिखा हुआ है, किसके नाम से है, तो एक कैलाश के नाम से है। बैंक का एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, और यहां पर आपको 2434 रुपए लिखने हैं। ध्यान रखिएगा ये वो पैसा है जो आपके पास पिछले साल का बचा हुआ आपके इस अकाउंट में पोस्ट हुआ है। तो यहां से हमने शुरुआत कर ली, 2434 रुपए ओपनिंग बैलेंस में लिखकर एंटर मार दिया। ठीक, अब आप लोग सीधा सीधा एंट्री चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा मैं आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी एंट्री चढ़ाऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब आप लोगों का पैसा जो आएगा बैंक में वो डिपॉजिट होगा, जो जाएगा वो विड्रॉ होगा। आप लोग जरा इस एंट्री को देखिए, 10,000 रुपए, और यहां पर्टिकुलर्स में लिखा है जैन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एंट्री मेरे को बताइए, इसको देखकर आपको क्या लगता है ये कौन सा वाउचर की होगी? रिसीव्ड वाउचर, पेमेंट वाउचर सर जी। ओके, देखिए बैंक की एंट्री में रिसिट या पेमेंट या कॉन्ट्रा यही सब होगा। अगर आपके बैंक में पैसा आ रहा है तो क्या ये पेमेंट से पॉसिबल है? नो सर। चेक के द्वारा ही पेमेंट हुआ है सर। तो चेक के द्वारा जब पेमेंट हुआ होगा तो पैसा हमारे बैंक में आएगा कि विड्रॉल होगा? सर आएगा पैसा। ये कैसी पेमेंट है? आप किसी को पैसा देते हो तो आपका खाता बढ़ जाता है क्या पैसा? भाई आपके बैंक में, मान लो आपके बैंक में 2434 रुपए है, आपने मुझे 1000 रुपए दिए, तो जब आप मुझे 1000 रुपए देंगे तो आपके बैंक में 2434 की जगह 3434 हो जाएगा या 1434 हो जाएगा? 1434। तो कम हो गया ना पैसा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, जब आप किसी को पैसा देंगे तो बैंक से कम होंगे ना। कम का मतलब किस तरफ होंगे? विड्रॉल होंगे। तो ये हमारी कंपनी का बैंक है, हमारे पास 10,000 रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं। डिपॉजिट का मतलब पैसा बैंक में आ रहा है। बैंक में पैसा देने वाला कौन है? जैन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस एंट्री का मतलब हुआ कि जैन से पैसा आपके खाते में डिपॉजिट हुआ
और ये वाउचर रिसिट हो सकता है, इसके सिवाय हो ही नहीं सकता कोई। जैन आपको पैसा दे रहा है तभी तो रिसिट से आप बना रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया एक साथ की एंट्री जानी है रिसिट वाउचर। हमने F2 से डेट बदल दी, एक साथ कर दी, रिसिट वाउचर खोल लिया। अब मेरे को बताइए जैन का लेजर किस में जाएगा? हमें पैसा जो दे रहा है ये कौन हो सकता है? क्रेडिटर पर डेब्टर जो हमें पैसा देता है वो हमारा देनदार होता है। देनदारी तो जी पैसा सर। हमारा का देगा, लेनदार हमसे क्यों पैसा देगा हमें? डेप्टर होगा सर। देनदार हमारा कौन होता है? डेप्टर। ठीक, 10,000 रुपए। और अब हमारे किस बैंक किस जगह पैसा आ गया? डेबिट कहाँ हो गया? SBI में। अब जब आप एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा चेक, पूरा डिटेल पूछेगा कि बताइए कौन से बैंक का है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जैन आपको जो पैसा दे वो SBI के ही चेक हो सकता है उसका कैनरा बैंक में अकाउंट हो, वो कैनरा का चेक देगा, हम लगाएंगे SBI में। चेक नंबर दिया गया है 4x102, तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा दे दिया कि उसका स्पेसिफिक कोई बैंक है तो लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए चेक नंबर 4x01242 जो भी है। लीजिए ये एंट्री हो गई। ये एंट्री सबको क्लियर हो गई सभी को? जी सर। अब वाउचर नेक्स्ट, इस एंट्री को पढ़िए, पैसा बैंक से निकल रहा है, ठीक है, सॉरी ये वाली एंट्री। इस एंट्री को पढ़िए, पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है और कहां से पैसा आ रहा है? कैश ये कौन सा वाउचर होगा? कॉन्ट्रा वाउचर होगा। आपके कैश से आपके बैंक में पैसा जा रहा है, यही तो एंट्री हुई है। और बैंक में पैसा कैश से जमा करना कॉन्ट्रा वाउचर होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसकी एंट्री कैसे बनेगी? डेट का ध्यान रखिएगा, ये भी एक साथ की ही है। अब बताइए कौन क्रेडिट कौन डेबिट? 10,000 रुपए बैंक में पहुंच रहा है, बैंक डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट हो रहा है। कैश से credit 10,000 होगा, रुपए बैंक निकले, स्टेट बैंक में 10,000 बैंक पहुंचे। डेबिट पूछा जाएगा कितने नोट दिए हैं आपने, तो 2,000 के 5 दे दिए, ठीक। और अपना कोई भी बैंक है वो डाल सकते हैं, स्पेसिफिक हमने SBI का ही दे दिया नाम, और यहां लिख दीजिए बीइंग कैश डिपॉजिट। क्लियर हो गया? अगला वाउचर देखिए, अगले वाउचर में इस बार 5,000 विड्रॉल में लिखा गया है और ये पैसा इधर आया है। ये कौन सा वाउचर है? पेमेंट पेमेंट वाउचर। आपने पैसा बैंक से निकाला और अपने कैश में ले आए, कॉन्ट्रा वाउचर वाउचर कॉन्ट्रा होगा या पेमेंट होगा? कॉन्ट्रा होगा। कॉन्ट्रा होगा, क्योंकि आपके कैश से आपके बैंक में आया है पैसा, किसी को दिया नहीं है हमने। तो एक साथ की ये एंट्री, हाँ बैंक टू कैश हुआ है, तो इस केस में कॉन्ट्रा वाउचर फिर से लगेगा। यहां से निकला 10 कितने रुपए हैं? 5,000। 5,000 SBI से निकला। अब यहाँ पूछेगा बताओ चेक नंबर, क्योंकि बैंक से पैसा निकालने के लिए या तो विड्रॉल फॉर्म भरेंगे आप लोग और या तो चेक डालेंगे, तो चेक नंबर उसको पता है कौन सा लगा है आपके पास, और यहाँ पर आपका कैश डेबिट हो गया और आपने यहाँ पे लिख दिया बीइंग कैश विड्रॉ, ठीक। अगला वाउचर, अब डेट बदली है, 2/7, 1,200 रुपए विड्रॉ हुए और कहाँ जा रहे हैं? टेलीफोन। अब बताइए कौन सा वाउचर है? पेमेंट वाउचर। ये पेमेंट वाउचर है। आपने बिजली का बिल 2/7 को जमा किया 1,200 रुपए का, तो F2 से डेट बदली हमने, पेमेंट वाउचर खोला, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल का लेजर बनाया। मेरे को बताइए किस ग्रुप में जाएगा ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये पैसा स्टेट बैंक से निकल गया 1,200 ही है ना? हाँ, ओके। और यहां पर आपका चेक नंबर दिखा रहा है और आप अपना नरेशन टाइप कर दीजिए। क्लियर हो रहा है सभी को? स्टेट बैंक से 1,200 रुपए का बिजली टेलीफोन का बिल गया। अगली एंट्री बताइए कौन सी होनी चाहिए? 2/7 की, फिर से डिपॉजिट हो रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर है और इस बार 2 लाख रुपए 2/7 को जमा हुए। कॉन्ट्रा वाउचर खोल लिया हम लोगों ने, कैश से 2 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ पे निकाले, स्टेट बैंक में जमा कर दिए, और 2 लाख के लिए हमें यहाँ कितने नोट चढ़ाने पड़ेंगे? 100।
ठीक, अब अगली डेट 1,25,000 रुपए पैसा निकल रहा है, पेमेंट एलजी के पास जा रहा है, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर है, 1,25,000 की एंट्री बन रही है, F2 से डेट बदली गई, एक साथ पेमेंट वाउचर खोला, एलजी को पैसा दे रहे हैं, बताइए ये कौन होंगे? क्रेडिटर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एलजी को आपने भुगतान किया इस कंपनी को, ये आपके लेनदार हैं, तभी तो आपने भुगतान किया है, क्रेडिटर्स हैं। 1,25,000 रुपए और स्टेट बैंक से पैसा कटा है। क्लियर? अगला वाउचर 1,000 रुपए आपने फिर से निकाल कर किसको दिए हैं? लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस मतलब वकील को, जो भी लीगल खर्चा होता है, 2/7 को। बताइए कौन सा वाउचर है? पेमेंट वाउचर है। वकील को भुगतान दिया गया 2/7 को 2,100 रुपए का, सॉरी 1,000 रुपए का। 2/7 की एंट्री, लीगल चार्जेस, ये हमारी कंपनी के लिए क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,200 रुपए स्टेट बैंक को। 1,000 है सर। 1,000 है, जी हाँ सर। 1,000 रुपए, ओके 1,000 रुपए। चलिए ये एंट्री हो गई। अब 1,32,000 रुपए हमारे पास आ रहे हैं, तुलसी डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं। कौन सा वाउचर है? रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर है, 2/7 को तुलसी हमें पैसा दे रहा है 1,32, तो ये रिसिप्ट वाउचर बन गया हमारा। तुलसी किस में जाएगा? लेटर। बिल्कुल सही है, सर यही हमें अगर पैसा दे रहा है चेक से वो। दे रहा होता तो किस वाउचर में जाता सर? हम अगर किसी को देते हैं तो हमारा पेमेंट होता, हमें कोई दे रहा है तो रिसिप्ट होगा। तो चेक से अगर देता तो? चेक ही तो दिया उसने, देखिए हमारे बैंक में नहीं आया पैसा, कैश थोड़ी दिया जी। उसने। यहाँ स्टेट बैंक लिखा है, इसका मतलब चेक बैंक में गया है। अगर कैश देता तो यहाँ कैश लिख देते, वाउचर तो रिसिप्ट ही होता। यस। 1,32,000 रुपए, ओके। अगला वाउचर है 50,000 रुपए आपके विड्रॉल हो रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? कैश कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर हो गया, बैंक से 50,000 निकाले, कॉन्ट्रा 50,000 रुपए बैंक से निकलकर कैश में आ गए, ठीक। आखिरी वाउचर बचा हमारा 1,756 रुपए निकले और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गए। कौन सा वाउचर है? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर है, तो पेमेंट खोल लिया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी का खाता बनाना पड़ेगा, खर्चा है हमारी कंपनी का, अमाउंट कितना है? 1756, 1756, और पैसा बिजली का स्टेट बैंक से दिया गया। सारी एंट्री स्टेट बैंक से ही पेमेंट हुई है, ओके। तो ये हो गए हमारे सारे वाउचर्स, ठीक। अब अगर आप लोग चेक करें तो आंसर्स दिया गया, आपका बैंक में इतना पैसा क्लोजिंग में बचना चाहिए, 170,478। पहले तो इसे मैच कराएं। मैच कराना बहुत आसान है, आप लोग कैश और बैंक अकाउंट देख लीजिए, DAC, ये देखिए आ गया आंसर 170,478, ठीक है। अगर आपका ये आंसर ना आता तो आप इस पे एंटर मारते और एंटर मारते, और ये देखिए ये सारी एंट्रियां आपकी इस फाइल से मैच कर जाती है, यहां से ये रही, इसके सारे डिपॉजिट, इसके सारे डेबिट, इसके सारे विड्रॉल, इसके सारे विड्रॉल, सेम एज इट इज मैच करने चाहिए। अगर कोई एंट्री मिस है या इधर का उधर चढ़ी है तो समझ जाइएगा वही गड़बड़ी है। तो आपको ये पूरा का पूरा 170,478 सेम क्वेश्चन मैच हो गया। तो ये तो बात एक हो गई कि हमने यहां तक सारी एंट्रियां टैली में चढ़ा दी, ठीक है भाई। अब हमने बैंक की पासबुक मंगवाई, बैंक की पासबुक से ये डेटे निकल कर आई। अब हमें अपनी कंपनी के साथ बैंक रिकंसिलिएशन करना है, बहुत ही आसान है। इस स्क्रीन तक हम लोग पहुंच गए, फिर से देखिए कैसे आए। हमने दबाया DAC, स्टेट बैंक पे एंटर मारा, एंटर किया, ये स्क्रीन आ गई और साइड में आप देख रहे होंगे यहां रिकाउंसिल बटन दिया गया है F5। तो आप जैसे ही रिकाउंसिल F5 बटन दबाएंगे यहां बैंक डेटे लिखकर आने लगेंगे। अब आपको अपनी बैंक्स की डेट्स, जो एग्जैक्टली बैंक ने आपके लिए वो काम किया, वो डेटें
यहां से देख देख के आप चढ़ाएंगे। तो मैं वही डेट यहां से देख देख के चढ़ा देता हूं। मैं साइड में कर लेता हूं इसको। तो पहली एंट्री हमारी जैन बंधु की थी। जैन ने ये पैसा हमें 1/7 को दिया, 1/7 को बैंक में क्लियर हो गया। दूसरी कॉन्ट्रा, ये भी भाई बैंक की पैसा नकद वाली एंट्री तो उसी डेट को होगी, क्योंकि जब पैसा निकाला जाता है उसी डेट को बैंक में एंट्री भी हो जाती है। एलजी की पेमेंट, एलजी की पेमेंट 1/7 की थी, लेकिन हमारे बैंक में 2/7 को पैसा निकला। टेलीफोन की पेमेंट भी 2/7 की है, ये हमारी पेमेंट 2/7 की है। लीगल चार्जेस की पेमेंट 2/7 की है। तुलसी से हमें पैसा मिल रहा था, वो 2/7 का है। कैश 2/7 का है। बिजली का बिल 2/7 का है। तो आपने देखा कुछ पैसे एक ही दो में आप लोगों को डिफरेंस है, लेकिन ये तो मैंने क्वेश्चन को मैच करने के लिए किया। लेकिन जब आप कहीं काम करेंगे तो ऐसा थोड़ी उसी डेट में हो जाएगी। मान लीजिए कि तुलसी ने जो हमें पैसा दिया वो 2/7 को दिया था, हम लोगों ने वो एंट्री चढ़ाई है मान लीजिए 1 महीने बाद 1/8 को। ठीक, तो इस हिसाब से आप लोगों की रिकंसिलेशन रिपोर्ट तैयार हो गई। बन गया सारा रिकंसिलेशन। सबको समझ आ गया कैसे करना होता है? अगर आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं बेस्ट काइंड ऑफ हेडफोन्स तो अभी विजिट करें मॉल 91 की इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मुझे बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स कैसे बनती है? तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं। बनाने का तरीका सबको क्लियर हो गया? रिकंसिलेशंस वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी वाला ये काम करता है। हर कंपनी वाले में आपकी पूरी एंट्रियां जो हैं पहले मतलब मंथ एंड में आपको पूरी दे दी जाती हैं। प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं, फिर बैठ के सारी पोस्टिंग होती है और फिर उसका रिकंसिलेशन बना बना के आपको करनी होती है। तो ये इजी है, बस आपको अब पासबुक समझने की देरी थी तो आप लोगों को बता दिया गया। आप लोग इसकी एंट्री कर सकते हैं। आप घर पे भी अपना खुद का बैंक अकाउंट वाली एंट्री निकाल के अपना खुद का एंट्री चढ़ा सकते हैं। लेकिन टैली में हम लोग जिस वर्जन में काम कर रहे हैं उसमें अभी डेमो वर्जन के कारण डेट पूरी नहीं होंगी, तो 1 और 2 तारीख को ही चढ़ाइएगा। जिनके पास पुराने वाले टैली हैं फुल वर्जन वाले, वो आप जरूर चढ़ा सकते हैं। आकाश बताइए क्या है आपका सवाल? आकाश अपना स्पीकर ऑन कर लें। हेलो जी बताइए। सर, रिकॉन्ग्रेशन का जो बताया है सर आपने जी, तो उसको थोड़ा सा फिर से बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। और ये जो एंट्री समझ में तो आ गया सर, एंट्री कैसे होता है? बस रिकॉन्सिलेशन में शीट तैयार करना बहुत आसान है। आपको डीएसी दबाना है, बैंक का डिटेल आ जाएगा। ठीक है, एंटर मारिएगा। एंटर करने के बाद आप लोगों को जब ये स्क्रीन आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर F5 बटन दिखा देता है रिकॉन्सिलेशन। अब मैंने ऑलरेडी सारी रिकॉन्सिलेशन कर दी है तो वो स्क्रीन गायब हो गई है। अब यहाँ पे सारी डेटें चढ़ाते चले जाइएगा कि आपकी टैली की डेट कौन सी और पासबुक की डेटें कौन सी हैं, बस मैच हो जाएगी रिकॉन्सिलेशन। सर ये पासबुक जो होता है सर, हेलो, हाँ हाँ सर ये जो चढ़ता है तो ये इसे जो स्टेटमेंट निकालते हैं पासबुक जी। का, तो ये लास्ट में चलता है सर? हाँ, महीने के 31 तारीख को आप हर डेट की अगले दिन की 1 तारीख को आप लोग पूरी एंट्रियां रिकॉन्सिल करा देते हैं। क्लियर हो गया महीने सब? के लास्ट में 30 तारीख? हाँ हाँ, हमेशा ठीक है। महीने के आखिरी। महीने के आखिरी क्या, अगले दिन की 1 तारीख मान लीजिए, क्योंकि 31 को भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो वो भी चढ़ेगा। ठीक। तो बच्चों ये आप सर, ये हर लोगों को महीने करना पड़ता है? हाँ, हर महीने की रिकॉन्सिलेशन करेंगे। अगर हर महीने की नहीं करेंगे तो आपका कभी मैच ही नहीं करेगा। मान लो कि ये एंट्री आपकी 2/7 की थी और आपके बिजली का बिल की एंट्री क्लियर हुई 1/8 को, तो आपकी बैंक की पासबुक में उस महीने की एंट्री में नहीं आएगा, अगले महीने की एंट्री में बैंक पासबुक में दिखाएगा। टैली में उसी महीने में दिखा रहा है तो आपका मैच ही नहीं करेगा, मंथ का डिफरेंस आने लगेगा। तो इसीलिए आपको हर महीने। सर ये ट्रांजेक्शन डेट तो वही है ना कि जब सामने वाला बैंक में वो चेक लगा देगा? कुल मिला के ट्रांजेक्शन डेट वो है जिस दिन आपकी टैली में काम हुआ, और ये डेट है जिस दिन बैंक की स्टेटमेंट में निकल कर आया। ओके सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूं। इसको जरूर करिएगा। कल हम लोग जब मिलेंगे तो आप लोग आंसर्स के साथ आइएगा। कल की टॉपिक में मैं आपको साथ डिस्कशन करूंगा इनवाइजिंग क्या होती है, फिर हम लोग जीएसटी वगैरह पे काम करेंगे। जीएसटी शुरू में पढ़ाएंगे आप लोगों को, बिकॉज उससे फायदा ही रहेगा कि हर वाउचर में आगे जितने भी सेल परचेज होगी सब में वो काम आने लगेगी।
तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट कल की कल क्लास वाला में। क्वेश्चन जी सर, पंकज कल जी, वाला क्वेश्चन नहीं कर थे। कल वाला क्वेश्चन भेजा तो था, सबको मिला नहीं क्या आप लोगों को?